नमस्कार दोस्तों। तो पहले वीडियो की सफलता के बाद अब दूसरे वीडियो में हम आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले वाला पार्ट 1 निश्चित रूप से देखें, क्योंकि उसे नहीं देखने से फिर CNT एक्ट का बाकी आगे आपको ना तो धाराएं समझ में आएगा, ना कुछ इसके अध्याय में जो भी दिए गए हैं कुछ परिभाषाएं और जो भी टर्मिनोलॉजी दिया गया है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले वीडियो को हर हालत में देखें और इस प्रकार से जो 3-4 वीडियो 1-1.5 घंटे के अंदर या जो भी लगेगा, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, उन वीडियो को देखने के बाद आपको 5 प्रश्न आपको आ जाएंगे। मेरी ये आपको भरोसा है कि आप इसे ध्यान से देखें। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, जिसको शॉर्ट में हम लोग CNT एक्ट बोलते हैं, तो CNT एक्ट में हम देखेंगे कि इसमें कुल जो अध्याय है 19 अध्याय है और उसमें जो धाराएं हैं, कुल धाराएं हैं 271। तो इसमें देखेंगे कि चूँकि 271 धाराएं याद करना संभव नहीं है, तो इसमें बहुत ही ऐसी धाराएं हैं जिसको केवल धारा के रूप में जानना है और बहुत से ऐसी धाराएं हैं जिसके अंदर जाके आपको जानना है। बहुत से ऐसी धाराएं होंगी जिसको एकदम बिल्कुल भी आपको नहीं जानना है, उसे स्किप कर देना है या इसे छोड़ देना है। मैं उन्हीं चीज़ों पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है और किन्हें याद रखना चाहिए, हर लिहाज से उसे याद रखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हर अध्याय में क्या क्या है और क्या क्या बातें हैं। पहले हम 19 अध्याय में जो मूल बातें हैं, मतलब उसमें क्या पढ़ना है, उसको ही एक बार देख लें ताकि आगे उसके अंदर फिर पढ़ने में आसानी होगी। अध्याय 1 जो है उसमें धारा 1 से 3 तक दिया गया है और इसमें जो खास करके प्रारंभिक दिया गया है, मतलब कि इसमें पहले जो धारा में है संक्षिप्त नाम और प्रसार, दूसरे में है निरसन मतलब रिपील, तीसरे में परिभाषा दिया गया है। अध्याय 2 धारा 4 से 8 के बीच में है। इसमें काश्तकारों का वर्ग दिया गया है, मतलब कि जैसे कि इसमें भूधारक, रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और मुंडारी खुटकट्टी जो है, और उसके बाद अनधिभोगी, अधिभोगी, ये सब के बारे में हम देखेंगे। उसी प्रकार से जो तीसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय में धारा 9 से 15 तक दिया गया है। फिर जो मैंने बताया कि इसमें काश्तकारों के वर्ग में जो 4 वर्ग दिया गया है, उसे पहला वर्ग भूधारक है, इसको अलग अध्याय के रूप में भूधारक के रूप में शामिल किया गया है। उसी प्रकार अध्याय 4 में, जिसमें कि 16 से 36 तक अलग अलग धाराएं हैं, इसमें अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में धारा 37 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया है। आगे इस पर डिटेल से पढ़ेंगे तो एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे एक दूसरे रिलेटेड है और बेहद ही आसान से आपको याद होते चला जाएगा। उसी प्रकार अध्याय 6 में 38 से 42 तक दिया गया अनधिभोगी रैयत। अध्याय 7 में आपको धारा 43 है, इसमें अध्याय 4 और 6 से जो छूट प्राप्त भूमि है उसके बारे में दिया गया, जैसे कि कोरकर। अध्याय 8 में धारा 44 से 51 दिया गया है। इसमें जोतों और भूधत्तियों के पट्टे और अंतरण, मतलब लीजेज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर, किस प्रकार से कोई इसके लीज पर दे सकता है और दूसरा बेच सकता है, इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे इसको। अध्याय 9 में धारा 51 से 63 के बीच में दिया गया है। इसमें लगान के बारे में साधारण उपबंध दिया गया है। 9 को अलग से शामिल किया गया, जिसमें बंजर भूमि का जो बंदोबस्त है इसके बारे में बताया गया है। धारा जो अध्याय 10 जो है, इसमें धारा 64 से 75 के बीच में दिया गया है। इसमें भूस्वामी और काश्तकार के लिए जो है ना, जो मिसलेनियस मतलब मिला जुला उपबंध दिया गया है। 11 में जो दिया गया है, इसमें धारा 76 से 79 तक है। इसमें कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया गया है। अध्याय 12 जो है धारा 80 से 100 है। इसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण दिया गया, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड सेटलमेंट ऑफ रेंट्स के बारे में बताया गया। अध्याय 13 जो है धारा 101 से 117 के बीच में दिया गया है। इसमें भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख, इसके बारे में बताया गया है। डिटेल से जानेंगे अभी। अध्याय 14 में जो है धारा 118 से 126 के बीच में दिया गया है, मतलब इसमें भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का उल्लेख बताया गया है इसमें। अध्याय 15 जो है 127 से 34 के बीच में दिखाया गया है।
इसमें जो है अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाला रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की वैधताओं के बारे में दिया गया। अध्याय 16 में 135 से 249 जो सबसे बड़ा अध्याय है और जिसमें सबसे बड़ी लगभग 100 के आसपास धाराएं हैं, इसमें उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय की न्यायिक प्रक्रिया दिया गया है। मतलब कि इन सारे चीज़ों में जो भी कुछ बातें होंगी उसका जो जुडिशियल प्रोसीड्यूर है पूरा इसमें दिया गया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा नहीं है, उसको मैं बताऊंगा। अध्याय 16 क में है धारा 29 क। इसमें बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संचित प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अध्याय 17 जो है धारा 230 से 38 के बीच में, इसमें लिमिटेशन बताया गया है, परिसीमा बताया गया है। अध्याय 18 जो है इसमें धारा 239 से 56 के बीच में बताया गया है। इसे मुंडारी खुटकट्टीदारों के विषय में स्पेशल बात बताई गई है, विशेष प्रावधान बताया गया है। अंत में अध्याय 19 है जिसमें धारा 57 से 271 तक दिया गया है। इसमें सप्लीमेंट्री प्रोविजन दिया गया, अनुपूरक उपबंध दिया गया है। अब हम चलिए अध्याय 1 के बारे में बात करते हैं। अध्याय 1 मतलब कि धारा 1 से लेकर 3 तक इसमें दिया गया है। तो धारा 1 जो है, धारा 1 में दिया गया है आपका संक्षिप्त नाम और प्रसार। तो संक्षिप्त नाम और प्रसार जो इसमें दिया गया है, इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। इसका प्रसार तो जान ही रहे हैं कि पूरे झारखंड में है। और धारा जो 2 है इसमें निरसन के बारे में बताया गया है। मतलब कि इसमें अनुसूची क और अनुसूची ख, मतलब अनुसूची क में जो अधिनियम और अधिसूचना जो था इसमें छोटा नागपुर प्रमंडल में जो भी इससे पहले कानून था इस भूमि से संबंधित, वो सब समाप्त हो गया। उसे हटा करके अब CNT एक्ट लागू होता है। उसी प्रकार अनुसूची ख में भी, जिसमें कि धनबाद जिले तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, इचागढ़ और चांडिल थानाओं में इसको निषेध किया जाता है। मतलब उनके स्थान पर वो रद्द हो गया और ये CNT एक्ट वहाँ लागू हो जाएगा। तो निरसन हो गया। और तीसरा जो है धारा, इसमें जिसमें परिभाषाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परिभाषा को जान गए, परिभाषा को ठीक से, तो पूरे CNT एक्ट को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और चूँकि इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा अलग अलग धाराओं में, यदि यहाँ आप इस शब्दों को नहीं समझ पाते हैं तो बेहद डिफ़िकल्ट होगा उसे समझने में। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको इसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक अब धारा 3 में जो परिभाषाएं दी गई उसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान रहे कि जो धारा जो आपको इसमें दिया गया है 1 से 3 तक, ये लगभग हर कानून में, हर एक्ट में इसी तरह की लगभग प्रक्रिया होती है। तो इसे याद करने में आपको आसानी होगी। परिभाषा में सबसे पहला है कृषि वर्ष, इसको एग्रीकल्चरल ईयर भी कहते हैं। इसमें इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र में, किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि के प्रयोजन के लिए, मतलब कृषि उत्पादन करने के लिए, रोपने से लेकर कटाई तक के लिए किसी खास जो तिथि प्रचलित हो, मतलब किसी वर्ष में, और उसका शुरुआत और उसका अंत जैसे भी राज्य सरकार चाहे, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उसे निर्धारित कर सकता है। लेकिन यदि राज्य सरकार खुद, यदि उसमें भूस्वामी हो, राज्य सरकार खुद उसमें लैंडलॉर्ड की भूमिका में हो, तो इसमें जो भारत सरकार का जो लागू होता है, आप जानते हैं कि 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो होता है वही कृषि वर्ष होगा। तो ये इसका मतलब यही होता है। इसके बाद जो है दूसरा है आपका भूगत बंधक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि इसका मतलब है कि कोई काश्तकार अपने हित में, अपनी जो काश्तकारी का मतलब उससे जितने भी भूमि है, जो भी उसमें उसके हक में जो कुछ भी है, उसको किसी कारण से यदि उधार देता है या लोन में देता है या किसी प्रकार से रेंट में देता है या अपने किसी प्रकार के धन के प्राप्ति के लिए उसे किसी को गिरवी रखता है, तो उस गिरवी रखने के दरमियान मान लीजिए वो 6 महीना के लिए किसी को अपनी ज़मीन काश्तकारी को गिरवी रख देता है, तो 6 महीना में गिरवी रखने के दरमियान 6 महीना में यदि उस ज़मीन से कुछ उपजाऊ होता है, चाहे वो ब्याज सहित जो भी उसमें लाभ प्राप्त होता है, तो उससे वो वंचित रहेगा। यही इसका है भूगत बंधक का मतलब होता है। तीसरा है बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब है कि झारखंड का राजस्व बोर्ड, ठीक है। उसके बाद है 3 का ही जो क में दिया गया है कि बैंक,
तो बैंक से कोई खास इसमें ना क्वेश्चन पूछेगा ना कुछ होगा। इसमें बहुत सारे इसमें एक्ट दिया हो गया, कौन कौन बैंक से नियमन के तहत ये सरकारी बैंक वगैरह वगैरह, स्टेट बैंक इंडिया के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, ये जो भी है बैंक, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार 4 में है सर्टिफिकेट अधिकारी। तो सर्टिफिकेट अधिकारी का मतलब है कि जो बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की धारा 3 के खंड 2 में जो है परिभाषित किया गया है, वही सर्टिफिकेट अधिकारी है। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सिविल जेल। सिविल जेल का मतलब है कि जो वर्तमान में जिला में जो सिविल जेल है वो, और राज्य सरकार यदि किसी स्थान को यदि नियत करे, किसी स्थान को यदि वो नोटिफाई कर दे, तो वो सिविल जेल कहलाएगा। यही है सिविल जेल का परिभाषा। अगला है आयुक्त और न्यायिक आयुक्त, मतलब कि कमिश्नर और जुडिशियल कमिश्नर। इसका मतलब है कि जो छोटा नागपुर के जो कमिश्नर है और छोटा नागपुर के जो जुडिशियल कमिश्नर है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है इसका वही आता है। यही नहीं, आयुक्त और न्यायिक आयुक्त का काम जो है राज्य सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को सौंप सकता है जिससे वो उचित समझता हो। तो आयुक्त और न्यायुक्त हो गया। इसके बाद उप कलेक्टर। उप कलेक्टर का मतलब राज्य सरकार के द्वारा, जैसे एडीएम या डिप्टी कलेक्टर जो होता है, सहायक उप कलेक्टर, या एसी जो होता है, हम लोग झारखंड में देखते हैं एडिशनल कलेक्टर, तो उनको भी राज्य सरकार ऐसे कृत दे सकता है, उसे इसके लिए नोटिफाई कर सकता है, उसे इसके लिए सक्षम बना सकता है। तो ये उप कलेक्टर है। इस एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण भाग है उपायुक्त, और दूसरा महत्वपूर्ण भाग तो आप जानते हैं काश्तकार, चूँकि काश्तकार के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो काश्तकार और उपायुक्त तो इसका सबसे दो महत्वपूर्ण मतलब सिक्के का 2 पहलू है। तो उपायुक्त के बारे में जानना है। ध्यान रहे, उपायुक्त का मतलब कोई ऐसा राजस्व अधिकारी या उप कलेक्टर, जिसको डिप्टी कलेक्टर भी आता है, जो सरकार उसे उस काम को निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकता हो या उसे पोस्टिंग करता हो, उसको नियुक्त करता हो। आयुक्त भी जो है अपनी पावर का डेलीगेशन जो है नीचे के अपने अधिकारी, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर या कोई भी मतलब कि साधारण या विशेष परिस्थिति में वो अपना पावर को डेलीगेट करके उसे दे सकता है। खास करके डिप्टी कलेक्टर को देता भी है, अभी हर जिले में ये अमूमन देता है। तो उपायुक्त का मतलब वही है, मतलब कि यदि एक उपायुक्त, एक डिप्टी कमिश्नर, एक डीसी यदि किसी एसडीएम को अपना पावर डेलीगेट करता है, तो एसडीएम भी उपायुक्त कहलाएगा, मतलब इस कानून के नज़र से, और उसको वो सारे पावर होंगे। अगला आता है वृद्धि और वर्धित, मतलब कि इन्हेंसमेंट एंड इन्हेंस्ड। और अगला आता है संपदा, मतलब स्टेट। तो ये सर्वविदित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि और वर्धित मतलब कि इन्हेंसमेंट एंड इन्हेंस, इसका मतलब होता है कि कोई रैयत द्वारा अधिक धारित भूमि से है। मतलब कि एक रैयत के पास 100 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो 50 एकड़ ज़मीन में ही वो अपना कुछ भी उत्पादन वगैरह कुछ करता है। 50 एकड़ बेकार है या खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो लगान पूरे 100 एकड़ का देता है। और इस बीच वह अपने जोत के भीतर या यहाँ तक कि इसके बाहर भी यदि उस बेकार पड़े ज़मीन को यदि वो कोड़कर भूमि में परिवर्तन कर देता है, कोड़कर के बारे में जैसे पिछला वीडियो में देखे थे, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अतिरिक्त लगान नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि ये वस्तु रूप में लगान देता है तो इसमें हो सकता है कि उसे देना पड़े। मतलब कि मान लीजिए 50 एकड़ में खेती करता था तो उसका वो लगान देता था, लेकिन यदि अब उसको ज़मीन को बना करके 100 एकड़ में ज़मीन करके फसल करने लग गया तो, और वस्तु रूप में वो देता है, तो इसमें हो सकता है, लेकिन धन रूप में नहीं। तो इसे वृद्धि और वर्धित कहते हैं। उसी प्रकार संपदा है। संपदा का मतलब है कि जो उपायुक्त द्वारा कोई राजस्व मुक्त या राजस्व युक्त भूमि जो सामान्य रजिस्टर में उसमें एंट्री किया हुआ हो, या फिर सरकारी खास महल की कोई भूमि है जो राजस्व मुक्त हो, और यदि वो दर्ज नहीं भी हो तो यह संपदा में आता है, मतलब इसको स्टेट में शामिल किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जानना है, वो है वन उपज। वन उपज का मतलब है कि कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वो वन से लिया गया हो या नहीं लिया गया हो, जैसे कि लकड़ी है, चारकोल है, रबड़ है, कत्था है, लकड़ी है, फूल है, वर्निल है, छाल है, ला है, महुआ है, प्राकृतिक कोई भी प्रकार का वर्निश हो, वृक्ष है, पत्ता है, फूल फल, और वृक्ष के अन्य सभी वो भाग भी इसमें जो इसमें उल्लेखित नहीं है इस एक्ट में, वो भी आ जाएगा। इसके साथ ही पौधा है, जैसे कि इसमें घास, इसके पत्ता, कोई लत्ता है ना, सरकंडा, काई है ना, जो वृक्ष नहीं है, और ऐसे पौधों के सभी भाग
मतलब जो वृक्ष नहीं है और वृक्ष के रूप में कुछ ऐसा पौधा या बड़ा कुछ हो गया है तो उसके सारे भाग या उपज। जंगली जानवर और चमड़े भी इसमें आता है। हाथी दांत, सींग, हड्डियाँ, रेशम, कोया, मधु, मोम, पशुओं के सभी अंग और उनसे होने वाले उत्पादन तथा पीठ, है ना, चट्टान तथा खनिज, तरमेदार लोह, पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, बालू, चूना पत्थर, ये सभी जो है वन उपज के रूप में आते हैं। तो वन उपज को आपको जान लेना है। अगला है जोत, इसको होल्डिंग बोलते हैं। इससे मतलब है कि किसी जो रैयत के द्वारा एक या उससे अधिक जो कोई भूखंड है जो अलग अलग रूप में वो मतलब काश्तकारी के काम में आता हो, उसे जोत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कोड़कर के बारे में अभी हमने पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोड़कर क्या है। अब भूस्वामी की बात करते हैं। भूस्वामी का मतलब होता है लैंडलॉर्ड। तो भूस्वामी का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत जो है काश्तकारी भूमि आता है या उसको धारण करता है, उस पर कब्जा करके रखता है। ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि सरकार भी आ सकती है। भूस्वामी में सरकार भी होता है। सरकार के भी कब्जे में जो ज़मीन है वो भूस्वामी के अंतर्गत आता है, जहाँ पे सरकार के ऐसी संपत्ति या ऐसी ज़मीन हो। आप यह ध्यान रखेंगे कि कई बार सुनते होंगे कि सरकार ने बहुत सारे ट्राइबल्स को या बहुत सारे वंचित समुदाय के किसी लोगों को जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे ज़मीन देके बसाया गया हो, ऐसा आप सुनते होंगे। तो उस स्थिति में उस ज़मीन का मालिक सरकार होने के कारण सरकार भी भूस्वामी है। तो भूस्वामी हो गया। उसके बाद चल संपत्ति का मतलब तो आप जानते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें चूँकि कृषि से संबंधित है, काश्तकारी से संबंधित है, तो चल संपत्ति में जो खड़ी फसल है वो भी चल संपत्ति में आता है। भले वो खड़ा है, चूँकि वो कट जाता है इसीलिए उसे खड़ी फसल को चल संपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी। ठीक है। इसमें तो आप जानते ही हैं कि इसमें मुंडारी खुदकारी का हित शामिल हो, ये हम लोग पिछला वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है भुगतान परिदेय, मतलब कि पे और डिलीवर। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है अस्थाई भूधत्री। अस्थाई भूधत्री का मतलब है, मतलब कि परमानेंट टेन्योर का मतलब है वह टेन्योर जो वंशगत है और जो सीमित काल के लिए धारित नहीं है। उसके बाद अस्थावर जो है शर्त है। अस्थावर शर्त मतलब कि आप जानते हैं कि काश्तकार अपने भूस्वामी को लगान देता है, लेकिन लगान देने के अलावा यदि कोई शर्त या सेवा अलग से जुड़ी हो तो उसे हम अस्थावर शर्त कहते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी काश्तकार जो है भूस्वामी को रकूमत, महतूत मांगन, मदद, इस तरह की सेवाएं कभी कभी या नियमित रूप से भी दे सकता है। यही शब्द कानून के जो एक्ट है उसमें भी यही सब प्रयोग किया गया है। तो ये है अस्थावर शर्त। विहित से अभिप्रेत है आपका, आप देख ही रहे हैं कि प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वत्वधारी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो किसी संपदा या संपदा खंड को न्यास के रूप में या स्वयं अपने ही फायदे के लिए अधिकार में किए हुए हो। अब रजिस्ट्रीकृत का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि किसी भी दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करना। उसके बाद लगान मतलब रेंट होता है। तो रेंट भी मतलब है कि रैयत द्वारा अपने जो भूस्वामी को या रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग के लिए या धन के रूप में या वस्तु रूप जो भी रूप में हो वो लगान, या कुछ बकाये भी आते हैं। ठीक है। वो सभी जो है जो वसूली योग्य है वो लगान है, रेंट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। रिजीमेबल जो टेन्योर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके एक ज़मीन है या एक भूखंड है और उसमें क्या होता है कि जिसका वो मूल स्वामी है उसके बाद वो किसी एक व्यक्ति को देता है जिसके अधिकार में, मान लीजिए ए बी को देता है और बी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई नर परंपरा या कोई वंशज नहीं होता है तो उसकी जो ज़मीन बी की ज़मीन है फिर ए के पास ही चली जाएगी। ये किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसमें इसका वंश परंपरा होना जरूरी है। राजस्व पदाधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब है कि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो इन कार्यों के लिए नियुक्त करे वो राजस्व पदाधिकारी है। काश्तकार मतलब कि टेनेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है या उसमें बीच में कोई यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस भूमि का जो लगान है भुगतान किसी उसी व्यक्ति को करने के लिए जो वो ऑथराइज्ड है तो उसको काश्तकार बोलते हैं। टेन्योर का जो मतलब होता है, भूधत्री का मतलब होता है कि भूधारक का हित, मतलब उसमें किसी प्रकार का उसमें हित इंटरेस्ट छुपा है। इसमें उपभूधारक भी होता है, मतलब कि उसका जो एक बोलते हैं कि उसके जो वंशज होता है उसको उपभूधारक बोलते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होता है। उसी प्रकार अगला है ग्राम। तो ग्राम से तो ग्राम का मतलब है कि कोई एक क्षेत्र है जिसको मान लीजिए कि कोई तत्कालीन अधिनियम के द्वारा, किसी भी अधिनियम के द्वारा उसका संरक्षण किया गया है
और उसका एक अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है। जो अधिकार अभिलेख आप धारा 80 में इसमें देखेंगे। तो यह सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख जो है अंतिम रूप से उसके मानचित्र में बनाया जा चुका हो, ठीक है, या फिर किसी न्यायालय के आधार पर, न्यायालय के आदेश के आधार पर उसे सुधार करके उसे ग्राम घोषित किया गया हो, या ऐसा क्षेत्र जो सर्वेक्षण भी ना किया गया हो और अभिलेख भी तैयार नहीं किया गया हो, लेकिन उसे आयुक्त मतलब कमिश्नर या उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर उसकी स्वीकृति से उसे सामान्य या किसी विशेष आदेश द्वारा ग्राम घोषित किया गया हो तो वो ग्राम है। बस इतना याद रखना है ग्राम की परिभाषा के रूप में। उसी प्रकार ग्राम मुखिया है। ग्राम मुखिया भी जो होता है कि किसी ग्राम या गांव का समूह, ठीक है, चाहे वो मानकी हो, मांझी हो, प्रधान हो या किसी अन्य नाम से भी ज्ञात हो, ठेकेदार हो, इजरादार हो या गोलमोल किसी अन्य नाम से यदि चर्चित हो तो उसको भी हम लोग ग्राम मुखिया में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक शब्द है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त से मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया अस्थाई बंदोबस्त, यही इसका मतलब होता है। ये भी एक परिभाषा के रूप में इस एक्ट में दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस अध्याय में जो 1 से 3 तक दिया गया है ये इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अगला अध्याय 2 काश्तकारों के वर्ग के बाद पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसके बाद एक टेक्निक से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अगला वीडियो में अपलोड करूँगा। धन्यवाद।